हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएसटी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य यानी हिंदी जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होगा वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से आज सॉल्व करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर। जो पेपर नज़दीक आने वाला है बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्राओं के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि जल्द ही आपको सारी चीज़ें बैक टू बैक क्लासेस तैयार किया जा रहा है और आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर क्योंकि इस क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए मॉडल पेपरों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ कि किस तरीके से हमें मॉडल पेपर को देखना है, सॉल्व करना है और कैसे पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से पढ़ के और अच्छे से आगे की प्रिपेयर के लिए बन जाएंगे। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर में आपका दिया है बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी प्रश्न पत्र होगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें तो टाइम जो होगा वो आपका यानी कि 2 घंटे का टाइम अब दिया गया है और मैक्सिमम मार्क आपका 75 नंबर का दिया जाएगा जो अलग अलग अंकों के साथ निर्धारित होगा। अब टोटल इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि खंड आ से सभी प्रश्न करने होंगे और 50 शब्दों में आपका प्रश्न होगा। प्रश्न का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो, सबसे पहला प्रश्न है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न आपके पेपर का होता है क्योंकि पिछले अगर विगत वर्ष का देखा है सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था तो उसमें कुछ इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आए हुए थे जो आपके लिए मैं बार बार आपको एक चीज़ बताया करता था। तो दोस्तों कुछ नए तरीके के साथ आपका पेपर आएगा और इस सत्र में कुछ आपको अलग करने का भी टाइप होगा क्योंकि इसमें इस सत्र में कुछ नए टफ पेपर भी आएंगे जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा टफ आएगा। तो इसमें पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए। अब कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, कुछ चीज़ें तो इसमें कार्यालय हिंदी के बारे में बताया कि कार्यालय हिंदी होता क्या है। कार्यालय हिंदी दोस्तों कुछ इस तरीके से जैसे कि अब अपना ऑफिस है, कोई ऑफिस में जो सरकारी काम काज करने की तरीका अपने राष्ट्रभाषा से निहित हो या अपने तरीके से करते हो, यानी कि हिंदी की जो राष्ट्रभाषा है उसके अंतर्गत हम काम करते हैं। मान लीजिए सरकारी दफ्तर है उसमें हम जो हिंदी होती है वो औपचारिक होती है या फिर पत्र व्यवहार की तरीके से होती है और सिस्टमेटिक जिसे कहते हैं उस तरीके से हो तो उसे हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। यानी कि अगर इसमें हम बात करें तो कुछ जो हमारे विद्वान हैं वो उस तरीके से लिखते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं या कार्यालय हिंदी की परिभाषा कहते हैं। यहीं पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि वह भाषा जो एक दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है या भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होता हो तो इसे हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। तो आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा क्योंकि इसी तरीके से आपके प्रश्न में आपके यहाँ पेपर में पूछा जाएगा। तो ये हम बता दें दोस्तों कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब में सारे प्रश्न एक ही होते हैं और तैयारी करने का जो तरीका है वो थोड़ा मेथड है वो अलग तरीके से होता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेथड होता है वो थोड़ा टाइप का अलग होता है क्योंकि प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं बट आंसर जो होता है वो सारे का एक ही होता है। प्रश्न एक ही होता है, कहने का मतलब एक ही है। तो बस आपको केवल ध्यान ये देना है कि प्रश्न क्या है और किस तरीके से हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, इस पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे आप कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए या आ जाता है कि कार्यालय हिंदी के बारे में लिखिए, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, तो इसी तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो अब सेकंड प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि कार्यालय हिंदी के क्या उद्देश्य है। अब जो कार्यालय हिंदी है उसके उद्देश्य में यहाँ पे आपको लिखना होगा कि किस तरीके से कौन कौन से उद्देश्य हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कार्यालय हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य यह था कि भारत के सभी शासकीय कारक जो कार्यालय हिंदी के माध्यम से लिए गए हैं, यानी जिसमें भारत के अधिकांश जनता शासन
द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके, और इस नीतिगत निर्णयों को संबंध में सीधे सीधे आम नागरिक से होता है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से ना पहुंच सके तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएगा। और राजभाषा के रूप में कार्यालय हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई। तो ये होता है उद्देश्य इसके। तो उद्देश्य कुछ इसी तरीके से था कि अगर जो नीतिगत निर्णय होते हैं वो सीधे अगर आम नागरिक तक ना पहुँचे तो ये सरकार द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो क्या होता है, सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि कार्यालय हिंदी को आगे बढ़ाने का या प्रस्तुत करने का। फिर आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है। पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए उसी तरीके से लिखा है, बट यहाँ पे आपको आंसर एक ही आता है। आंसर आपको इसी तरीके से लिखना होगा। अब जैसे आपका आता है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द होता क्या है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है दोस्तों कि सीमाएं को बांध दिया जाए, जो सीमा है उसको बांध दिया जाता है। जैसे पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक जैसे अब यहाँ पे परिभाषा, परिभाषा आपको एक ही नियम से लिखना है, ना कि अलग अलग नियम से। परिभाषा का मतलब यही होता है। तो यही शब्द दिया गया है कि कुछ सीमाएं जो बंधी होती हैं हमें वही करना है। तो उसी के अनुसार जैसे अब कहा गया है, मान लीजिए कि डकैती शब्द है, हिंदी में उसे हम डकैती शब्द कहते हैं। अगर यही अंग्रेजी भाषा में कहें तो डैकोइटी कहा जाता है। तो ये इस परिभाषा जो दी गई है ये क्या कहता है कि इसकी सीमा क्या है, वो कुछ शब्दों से यानी घिरी हुई है, यानी कि बंधी हुई है। तो इसी को हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर अब यही भाषाएं हम अपने कविता की किताबी भाषा में बोलें तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। और अंग्रेजी शब्द जो है वो डकैती जिसे हम कहते हैं, यानी कि डैकोइटी जिसे बोलते हैं, हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है। और उसकी परिभाषा दी गई कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब डाका डालने लगेंगे तो उसको हम डकैती कहेंगे। यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं। यानी कि जिन शब्दों का सीमा बांध दी जाती है, यानी कि टोटल अगर हम बात करें दोस्तों, जो आपकी परिभाषा है कार्यालय हिंदी यानी कि परिभाषा शब्द का, कि जिन शब्दों का सीमा बांध दी जाए उसे हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो ये आज की, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो बस बने रहे वीडियो कि जितने भी सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि पेपर में जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो आप भटकने लगते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए, क्योंकि जो तैयारी करने का तरीका है कुछ यहीं से हमें एक दो घंटे हमें देना होगा इस पेपर में, और अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो हमें क्वेश्चन तैयार करना होता है वो हमें अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे करना है और हम यही कर रहे हैं, और हम आप लोगों के बीच में यही चीज़ें करने चले आएंगे। फिर आता है 4th नंबर प्रश्न। अब पदनाम, पदनाम किसे कहते हैं या पदनाम से क्या आशय है। पदनाम का हिंदी का अर्थ होता है स्थान, या फिर जैसे कहते हैं ओहदा। ओहदा का मतलब बनते हैं पोस्ट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि जैसे आप किसी पोस्ट पे हो गए, मान लीजिए आप DIG हो गए, तो आप पुलिस विभाग में किस पोस्ट पे हैं, तो आप बताएंगे DIG हैं, DGP हैं। अगर यही बात हम करें SSC सेल टैक्स कमिश्नर, तो ये किस विभाग में आता है, SSC के विभाग में आप हैं। SSC विभाग में आप किस पोस्ट पर हैं, सेल टैक्स कमिश्नर। तो इस तरीके से आपके पेपर में पदनाम का मतलब होता है। अगर यही बात करें तो हिंदी में पद का अर्थ होता है स्थान, ओहदा। यानी इस प्रकार अगर हम बात करें तो पदनाम शब्द का व्युत्पत्ति जो अर्थ है किसी स्थान अथवा ओहदा का नाम को हम पदनाम कहते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना नाम होता है उसी से उनकी पहचान होती है, उसी प्रकार उद्योग व्यवसाय अथवा सेवा आदि विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का अपना पद होता है। यानी कि पद का निर्धारण कार्य के स्तर, भेद या तात्पर्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अध्यापक करने वाला अध्यापन करने वाला अध्यापक हो गया, परीक्षण करने वाला परीक्षक हो गया, निर्देश देने वाला निर्देशक हो गया। तो इसी तरीके से मैंने जैसे आपको अपने तरीके से बताया है। तो ये हो गया पदनाम। अब आता है 5 नंबर कि निविदा सूचना से क्या तात्पर्य है। निविदा सूचना, अब निविदा सूचना हम किसे कहते हैं।
निविदा सूचना दोस्तों ये होता है कि जो सूचनाएं हमारे सरकारी विभागों से निर्माण करके, और वह क्या होता है कि दूर दूर तक प्रकाशित हो, और निर्माण कार्य के विवरण आदि निविदा सूचना से दिया जाए, तो उसी को हम निविदा कहते हैं। यानी निविदा एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो एक निश्चित मूल्य पर निविदा की सूचना देने वाले कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है, और इस प्रपत्र को भरकर निर्धारित सुरक्षित धनराशि में बैंक या ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करना होता है, और एक निश्चित तिथि पर सभी निविदा भरने वालों के समक्ष इसे खोला था, और पूर्व निर्धारित शर्तों पर खरी उतरने वाली निविदा को स्वीकृति दे दी जाती है, और निविदा की स्वीकृति के बाद संबंधित ठेकेदार अपना कार्य शुरू कर देते हैं। यानी कि जो भी हमें, जैसे मान लीजिए आप कोई टेंडर लेते हैं, ये में सब निविदा का मतलब टेंडर, यानी कि टेंडर में जो आपको प्रपत्र खुलता है, मिलता है, वही निविदा होता है। यानी कि उसी को हम निविदा सूचना की किसे टेंडर मिला, तो ये होता है निविदा। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कंप्यूटर से जितने भी छात्र छात्र हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम बात करें दोस्तों कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमको कि भारत में प्रथम कंप्यूटर, भारत में बने प्रथम सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे सुपर होना चाहिए, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में बने प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, और बट आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, जो बना था, उसका नाम था सिद्धार्थ। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ सबसे पहला कंप्यूटर था, और उसके बाद में फिर जब विकास हुआ भारत में सुपर कंप्यूटर का, तो परम 8000 से और सी डेक विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका आता है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो ये आपका प्रथम कंप्यूटर हो गया था। उसके बाद में फिर सुपर कंप्यूटर, अगर मान लो सुपर कंप्यूटर पूछा था, तो सुपर कंप्यूटर का नाम होता है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैंने यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे सुपर नहीं लिखा, कंप्यूटर था, कि भारत में बने कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ हो गया। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम आपका 8000, यानी कि परम 8000, ये पहला सुपर कंप्यूटर जो सी डेक द्वारा विकसित हुआ था, और 1991 ईस्वी में। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर के बारे में। अब आप आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर की, इंटरनेट किसे कहते हैं। अब इंटरनेट के बारे में यहाँ पे हम गए, इंटरनेट किसे कहते हैं। अगर इंटरनेट की बात करें दोस्तों, तो इंटरनेट जो है वो विश्व का एक विशालतम कंप्यूटर नेटवर्क है, जो विशालतम सबसे प्रायतम जिसे बोलते हैं। नेटवर्क एक ही प्रकार की वस्तुओं का संजाल है। जो संजाल का अर्थ होता है दोस्तों, पहले संजाल किसे कहते हैं, संजाल का मतलब क्या होता है। संजाल है कि एक प्रकार की 2 से अधिक वस्तुओं का परस्पर संपर्क में आना, यानी कि इंटरनेट एक बृहद पीयर टू नियर एक समान नेटवर्क है। इससे जुड़कर कोई भी कंप्यूटर बड़ी सरलता से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। इससे सारे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक टीवी रिले, यानी कि रिले स्टेशन की तरह होता है। तो ये हो गया इंटरनेट के बारे में आप लोग जान ही गए। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट 8 नंबर है कि वेब पेज किसे कहते हैं। अब आपका आता है वेब पेज। जैसे वेब पेज दोस्तों ये होता है, जैसे आप क्रोम ओपन करते हैं, क्रोम एक क्या है, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन जो होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। जैसे आपका लिखते हैं www.nic.in, जैसे भी होता है www.youtube.com, इस तरीके से। अब वेब पेज एक सूचना, अब यहाँ पे लिखेंगे कि वेब पेज किसे कहते हैं। तो वेब पेज सूचना का एक अंश है। वेब पृष्ठों में HTML का प्रयोग करके निर्मित किया जाता है, और HTML एक पद्धति जो इंटरनेट पर फाइलें तथा हाइपर टेक्स्ट फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट फाइलें
HTPL। तो ये होता है। अब आपका आता है नेक्स्ट कि ब्लॉग से क्या तात्पर्य है। अब ब्लॉग क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में लेके आए हैं जो कि आपके पेपर में ही पूछ। अब आपका आता है ब्लॉग। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है। जो ब्लॉग है वो क्या है, एक प्रकार की हमारी वेबसाइट है जिसे हम उल्टे कालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात पुराने या पृष्ठ व पोस्ट नीचे होते हैं और नवीन प्रकाशित पोस्ट व पृष्ठ सबसे ऊपर प्रदर्शित होते हैं। ब्लॉग को अकेले व्यक्ति अथवा समूह द्वारा लिखा जा सकता है। इस पर ब्लॉगर किसी विषय विशेष पर अपने विचार प्रकाशित होते करते हैं। तो ये होता है ब्लॉग। अब आपका आता है 10 नंबर यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है दोस्तों, यूनिकोड का आशय है एक समान मानकीकृत कोड जिससे सभी लिपि चिन्हों की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, तो उसे हम यूनिकोड कहते हैं। यानी यूनिकोड का जो है उसे हम यूनिकोड स्टैंडर्ड जो आधुनिक सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं मानकों में पाठ की प्रस्तुति की निर्दिष्ट करे और विस्तार पूर्वक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो ये होता है यूनिकोड, यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, जिसे हम UCS ट्रांसफॉर्मेट यानी ISO या IEC 10646 मानक भी कहते हैं। तो यूनिकोड का मतलब यही होता है। तो दोस्तों ये था सेक्शन A के सारे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। अब आपका आता है खंडबा। खंडबा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्द में देने हैं, क्योंकि आपको 2 घंटे का पेपर निर्धारित हो चुका है और आपको किस तरीके से सारे पेपर देने हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता ही दे रहा हूँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, सर कैसे करना है, कैसे हम कॉपी करेंगे, कॉपी किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे भी होगा मैं आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता रहूँगा। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड नंबर की प्रारूपण का सामान्य प्रारूपण का सामान्य परिचय दीजिए। प्रारूपण किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारूपण का मतलब दोस्तों ये होता है कि आलेखन। आलेखन समझते हैं कि प्रारूपण क्या है, आज जिसे कहते हैं आलेखन है कि चित्रग्राफ, या ये कहते हैं आप आर्ट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं आलेखन। तो आलेख जो ही होता है, यानी आलेखन का ही समानार्थी शब्द होता है। जो प्रारूप होता है वो आशय होता है, प्रारूप का आशय होता है। कहा जाता है कि किसी प्रस्ताव, योजना या विधेयक आदि का प्राथमिक रूप जो शीघ्रता में तैयार कर लिया जाता है, किंतु बाद में कुछ काट छांट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, इसी मसौदा या प्रालेख जिसे कहते हैं प्रिकेशर तथा खरा नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रारूप से प्रारूपण शब्द बना है। प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। क्या कहेंगे, ड्राफ्टिंग, यानी कि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में इसे हम आलेखन या प्रालेखन यानी कि प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन भी कहते हैं। प्रारूपण से तात्पर्य उस पत्र लेखन से है जिसमें हम आदेश, निर्देश, विज्ञापन अथवा अन्य किसी प्रकार की सामग्री के आधार पर पत्र लेखन की समस्त बातों को हम पूरा करते हुए लिखते जाते हैं, अर्थात टिप्पणी या लेखन के पश्चात और पत्र प्रेषण के पूर्व होने वाले कार्यालयीय कार्यवाही के प्रारूपण कहा जाता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से सभी गैर सरकारी कार्यालयों में जो ड्राफ्टिंग की साथ की जाती है उसे हम प्रारूपण कहते हैं, जो ड्राफ्ट होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग में ड्राफ्ट के लिए प्रारूप है और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण समानक रूप से निर्धारित किया है। और ये शब्द नए होने के बावजूद अर्थ व्यंजना में पूर्ण समर्थ है और कार्यालयों में जो प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन शब्द ही प्रचलित है। क्या होता है ये, प्रारूप लेखन या मसौदा लेखन कहते हैं कार्यालय में। तो ये आपका आ गया सेकेंड क्वेश्चन। अब आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि प्रभावी पत्र की विशेषताएं बताइए। अब इसमें लिखेंगे प्रभावी पत्र किसे कहते हैं। प्रभावी पत्र का मतलब दोस्तों ये होता है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में जो प्रयुक्त पत्रों की रचना या प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की एक अपनी विशिष्ट परंपरा एवं पद्धति होती है और सामान्यतः सरकारी कार्य विशिष्ट ढर्रे पर चलते हैं।
ऐसे पत्रों में ना तो स्वतंत्र विचारों एवं भावों का स्थान होता है, ना स्वतंत्र शैली का आविष्कार ही किया जाता है, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली बदलती है उसी प्रकार उसकी कार्य प्रणाली में भी बदलाव आना जरूरी है। पत्र लेखक के विचार तथा पत्र का उद्देश्य प्रेषिती की समझ में सहज भाव से आना चाहिए और दुर्बोध पत्र का कोई उपयोग नहीं है। पत्र द्वारा कही जाने वाली बातों तथा तथ्यों को सीधे ढंग और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। पत्र में किसी प्रकार की उलझन आदि पैदा न करके सहज व स्वाभाविक रूप से पत्र लिखा जाना चाहिए और उसी प्रकार कार्यप्रणाली में यानी कि प्रभावशाली पत्र लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है, जो हमने आपको बताया। यानी कि पत्र द्वारा पांडित्य प्रदर्शन मूर्खता का परिचायक है और व्यापारिक पत्र में भी साहित्यिक व अलंकृत शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आता है प्रभावी पत्र। अब आपका आता है ज्ञान दर्शन से आप क्या समझते हैं। अब आता है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है? यानी कि इग्नू का ज्ञान दर्शन, जिसे हम कहते हैं जीडी चैनल, एक वेब आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम देख सकते हैं। यह भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू का संयुक्त उपक्रम है। यानी कि इग्नू का मतलब ये हो जाता है जिसमें हम शैक्षिक, जैसे मैं आपको यूट्यूब द्वारा स्टडी करा रहे हैं यूट्यूब चैनल से, तो ये इग्नू के अंतर्गत आता है। क्या किसके अंदर? ये इग्नू के अंतर्गत आता है। इग्नू ये अपना चैनल बना दिया है भारत सरकार द्वारा, बट ये चीज़ें यहाँ पे निर्धारित नहीं है। कहीं से भी आप पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि इग्नू के विद्यार्थी के लिए, जो इग्नू के विद्यार्थी हैं उनके लिए कहा गया है कि ज्ञान दर्शन का शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया था और यह एक 24 घंटे के प्रसारण वाला शैक्षिक चैनल है। हालांकि इग्नू चैनल की जो केंद्रीय एजेंसी हैं, फिर भी यह चैनल प्री स्कूल, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल शैक्षणिक कार्यक्रम में के साथ कॉलेज, विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों के लिए अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टडी कराने का पूरा आपको सिस्टम बताता हूँ। अब यह चैनल वेबकास्ट पर भी उपलब्ध है ताकि पूरी दुनिया के लोग इग्नू के प्रोग्राम से लाभ उठा सकें। और ज्ञान दर्शन अब इग्नू के स्वयं प्रभा चैनल का एक हिस्सा है जिसे हम MHRD चैनल संख्या 25 पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इग्नू के जो ज्ञानवाणी और ज्ञानधारा नामक 2 रेडियो चैनल भी हैं जो 60 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से लिव फोन इन प्रोग्राम्स बहुत लोकप्रिय है। यहाँ स्टूडेंट्स के प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च प्रौढ़ शिक्षा के तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और प्रसार शिक्षा से संबंध प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका आ जाता है ज्ञान दर्शन। अब आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि डाटा प्रोसेसिंग पर टिप्पणी। डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? डाटा प्रोसेसिंग के बारे में आप यहाँ पे अब डाटा प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पे आप लिखें। जो डाटा प्रोसेसिंग है वो क्या है? सबसे पहली बात इसमें कि जो कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के जरिए हम जो आंकड़ों को संजोया करते हैं, यानी कि जो गणना करते हैं, हिंदी में इस आंकड़ा को संसाधन कहते हैं। कंप्यूटर का वह कार्य जो अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी हो। भाग दौड़ एवं वैज्ञानिक प्रकृति के इस युग में मनुष्य का जो कार्य क्षेत्र बहुत जटिल एवं व्यस्त बनता जा रहा है, उसे एक साथ ही समय ढेर सारी चीज़ों, ढेर सारे आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा होती है। डाटा प्रोसेसिंग की जो सहायता से सामान्य सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, उन्हें संचित किया जा सकता है, इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, नई सूचनाओं को जोड़ा जा सकता है, इसमें कुछ निकाला जा सकता है और इसके द्वारा नाम या पदों की जो सूची को अत्यंत सहजतापूर्वक सजोया जा सकता है। जो कार्य अधिक समय में अधिक श्रम करके अधिक मनुष्य संपन्न करेंगे, वह कार्य इसके द्वारा सेकेंडों में संपन्न हो जाता है। डाटा प्रोसेसिंग सदैव एक वैयक्तिक सहायक की तरह हमारा सहयोग करता है। इसके द्वारा आंकड़ों को जांचने, परखने एवं उनमें प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जानकारी विवेचन किया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो आंकड़ा संसाधन जिसे कहते हैं डाटाबेस प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है।
अतः डाटा प्रोसेसिंग अत्यंत उपयोगी है और कंप्यूटर के दो प्रमुख कार्य हैं जो इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा शब्द संयोजन होता है और डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा आंकड़ों को एकत्रीकरण एवं संकलन होता है। तो यही होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग। तो आई होप समझ में आया होगा। अब उसके बाद में फिर आपका आता है पॉडकास्ट। 6 नंबर क्वेश्चन, पॉडकास्ट किसे कहते हैं? पॉडकास्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पॉडकास्ट के बारे में लिखिए। अब आप कहते हैं पॉडकास्ट के बारे में बताइए। पॉडकास्ट किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि पॉडकास्ट किसी विषय पर रिकॉर्ड किया गया ध्वनि संवाद जैसे यात्रा या व्यवसाय, हालांकि प्रमुख रूप से जो इट्यूशन और स्पॉटिफाई पर पाया जाता है। आजकल कई वेबसाइटें पर उन्हें हम होस्ट कर रहे हैं। या पॉडकास्ट शुरू करने और चलाने के लिए बहुत सारे पैसे या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पॉडकास्ट के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, फर्स्ट नंबर आता है साक्षात्कार पॉडकास्ट। इसमें एक साक्षात्कार पॉडकास्ट में एक मेज़बान शामिल होता है। जो पॉडकास्ट के प्रत्येक एपिसोड में एक अतिथि का साक्षात्कार होता है और मेज़बान पहले मेहमान को संक्षिप्त परिचय देता और क्या होता है, फिर मेहमानों को कुछ सवाल पूछा जाता है। अतिथि अपने विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करता है। तो यही होता है पॉडकास्ट। उसका फिर आपका आता है सेकंड नंबर सोलो पॉडकास्ट। क्या आता है सेकंड नंबर? सोलो पॉडकास्ट। सोलो पॉडकास्ट, इसमें लिखना होगा कि यह एक सामान्य प्रकार का पॉडकास्ट है। इस प्रकार का उपयोग ज़्यादातर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनके पास एक प्रकार की विशेषता है और इसे दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं। यानी इस जिसे अब पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस में एक साथ दूसरे के साथ हम क्या किस प्रकार बातें करेंगे और क्या चीज़ें हमें जो हमें आती है उसको हम साझा करना चाहेंगे। तो यही होता है पॉडकास्ट। अब इस पॉडकास्ट में ज़्यादा धूमधाम नहीं है। यह प्रारूप सरल और मेज़बान केवल एक माइक्रोफोन से बातचीत करते हैं। अधिकांश पॉडकास्ट जो 30 से 45 मिनट का एपिसोड बनाते हैं, प्रत्येक एपिसोड के लिए कुछ संकेत या एक स्क्रिप्ट लिखे जा सकते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे हम पॉडकास्ट ही के ज़रिए में आपको 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं, तो ये भी एक पॉडकास्ट का रूल होता है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संवादी पॉडकास्ट। संवादी पॉडकास्ट किसे कहते हैं? यह पॉडकास्ट के लिए एक सामान्य प्रारूप भी है। इस प्रारूप में दो लोगों से की सीधी बातचीत होती है। यह साक्षात्कार पॉडकास्ट में एक मेज़बान का अतिथि है। हालांकि एक संवादी पॉडकास्ट में दोनों मेज़बान होते हैं और क्या होता है कि इस प्रारूप में दोनों मेज़बानों की अलग भूमिका होती है, उनसे अलग बातचीत होती है। जबकि एक समाचार का रिपोर्ट करता है तो दूसरा टिप्पणी या कॉमेडी प्रदान करता है। यानी एक अनुभव साझा करता है तो दूसरा जबकि इसको सबक सिखाता है। तो ये आता है संवादी। अब आता है नेक्स्ट पैनल। क्या आता है? पैनल पॉडकास्ट। एक पैनल पॉडकास्ट केवल साक्षात्कार पॉडकास्ट की तरह है, लेकिन इसमें एक से अधिक अतिथि शामिल हो सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको साक्षात्कार पॉडकास्ट बताया, सेम उसी तरीके से होता है। और इसमें आपको केवल क्या है कि एक से अधिक पॉडकास्ट इसमें एकत्रित हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पैनल पॉडकास्ट हो गया। उसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट। क्या होता है? नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट। इसमें आपका आएगा कि गैर काल्पनिक कहानी पॉडकास्ट वास्तविक जीवन की घटना के बारे में बताती है। इनमें हत्याओं की एक श्रृंखला, माउंट एवरेस्ट की अपनी यात्रा या एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें प्रति एपिसोड एक कहानी के लिए लिए जा सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट प्रारूप है और इसमें श्रोताओं के साथ नए अवसरों और विचारों और अवधारणाओं को साझा कर सकते हैं। तो ये नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका था सेक्शन बी के सारे प्रश्न। और सेक्शन सी में आपका आ जाता है, सेक्शन सी में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको केवल 4 शब्दों में देना है। अब इसमें 7वां प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी से क्या आशय है? सामान्य हिंदी तथा कार्यालयी हिंदी में अंतर बताइए। फिर 8 नंबर प्रश्न है कि परिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताएं बताइए। 9th नंबर इंटरनेट पर राजभाषा हिंदी के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। 10th नंबर प्रश्न कि सोशल मीडिया पर
हिंदी लेखन और कौशल को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ये 2-2 प्रश्न करके मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे। सेक्शन बी का जो सेक्शन सी का प्रश्न होगा इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। टाइम ज़्यादा है तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको केवल क्या होगा कि अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं तैयारी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को क्या है वीडियो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन चाहिए उस तरीके से मैं आपको आने वाले जो नेक्स्ट टाइम है उसमें आपको मैं वीडियो को शेयर करता रहूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक ज़रूर इंतज़ार करिए और आप लोग के पास में फिर से उपस्थित होगी। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।